हम्म। ये यही चीज है, देखो ऐसे ध्यान रखना, पेंसिल लेके किया करो, जहां पे आए ना कि ऑफ स्टेट, स्टेट आपने कर दिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहीं लिखा है तो कंसोलिडेटेड के नीचे अंडरलाइन कर दो कि आप कंटिजेंसी से कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जब सिटिंग्स की बात होती है, कहीं लिखी हुई सिटिंग किस किस्म की है वो वहाँ पे अंडरलाइन कर दो। हाउस अगर कहीं कोई मेंशन है, लोकसभा राज्यसभा, उस पर अंडरलाइन करो ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ ये लोकसभा की बात कर रहा है। प्रेसिडेंट का कुछ है तो प्रेसिडेंट के नीचे अंडरलाइन कर दो, पीएम का है ये अंडरलाइन कर लो। एक और चीज होती है, सवाल इस किस्म का होता है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिनेट हो रहा है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिनेट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशनड है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, उसमें इन सारे वर्ड्स पे अंडरलाइन कर लो ताकि आपका दिमाग बार बार उसमें ध्यान दे कि सवाल क्या पूछा हुआ है। ठीक है। एंटी डिफेक्शन से शुरू करते हैं। एंटी डिफेक्शन, आरपीए। ओके। एंटी डिफेक्शन लॉ, तो हुआ ये था कि 1967 में एक एमएलए थे, गया लाल नाम था उनका। ठीक है। अब उन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टियां बदली थी। ठीक है, एक ही दिन में एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी किया था। ठीक है। अब रीजन जो भी हो, पैसा, पोजीशन, वट एवर में बी द रीजन, सो एक ही दिन में 3 पार्टी चेंज की थी। इसी के बाद से एक मुहावरा चालू हो गया था, आया राम गया राम करके। ठीक है, और तब ये सवाल पैदा हुआ था कि जो मेंबर्स हैं, चाहे वो एमएलए हों, एमपीज हों, है ना, ये जो मेंबर हैं ये पार्टी जब चेंज कर रहे हैं तो उसमें क्या रीज़न क्या है, क्या वो सिर्फ पैसों के लिए पार्टी चेंज कर रहे हैं? क्योंकि आप इससे ये देखो ना, इससे क्या नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान ये है, स्टेबिलिटी इससे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, पार्टी की स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाती है। तो आप सिर्फ आज आप इस पार्टी से आप इलेक्ट हुए हो और मतलब इस पार्टी के नाम से आपको टिकट मिली, उससे आप जीत गए इलेक्शन। ठीक है, जीतने के बाद आपको लगा कि दूसरी जो पार्टी है उसका बहुमत ज़्यादा है, ठीक है, उसका उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो क्या करता हूँ मैं, जीता भले ही इस पार्टी से, फला फला पार्टी से, बट अब मैं जीतने के बाद इसको ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि इसने सरकार बनानी है। तो यहाँ पे धोखाधड़ी हुई। ठीक है, इसको कहते हैं डिफेक्शन। जो वर्ड है, डिफेक्शन वर्ड का मतलब ये है कि कॉन्शियसली आप अपनी ड्यूटी से मना कर रहे हो, या कॉन्शियसली आप अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट जा रहे हो, आपकी ड्यूटी कुछ और कह रही है। ठीक है, आपका जो कर्तव्य है आप उसके अगेंस्ट इधर जा रहे हो। ठीक है, तो वो होता है डिफेक्शन। अब उसके आगे लगा है एंटी डिफेक्शन, तो उससे उससे अगर किसी ने ऐसा किया, डिफेक्शन किया है, तो उसे रोकने के लिए, या अगर कर दिया है तो उसके ऊपर क्या पिक्यूनरी लाइबिलिटी लगनी चाहिए, पिक्यूनरी या फिर सैंक्शन जो भी किसी किस्म के लगाने हैं कि अब ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता इतने साल के लिए, या कुछ और किया जा सकता है, तो उसके लिए ये लॉ बनाया गया। ठीक है। सो एंटी डिफेक्शन लॉ आया 52nd अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में। ठीक है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। 10th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया। डिफेक्शन वर्ड का यहाँ पे मीनिंग लिख लो,
that is consciously denying consciously denial towards duty. Conscious denial towards ड्यूटी. ठीक है, ये है डिफेक्शन. इसी से बचने के लिए या इसको रोकने के लिए या किसी ने कर दिया तो उसको सजा देने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ इन 10th शेड्यूल ऐड किया गया. ओके, अब ये क्या करता है, ये एक प्रोसेस बताता है कि डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस क्या होगा. मतलब किसी ने डिफेक्शन किया है तो अब उसको पार्टी से हटाना है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर किसी भी किस्म का सैंक्शन लगाना है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा. और इसमें अलग अलग ग्राउंड्स दिए हैं कि उसने क्या किया है, वायलेशन किस चीज़ का किया है. ये भी होता है कि वोट देने से, विप ने बोला, जो पार्टी का विप होता है, गवर्नमेंट पार्टी जो भी पार्टी है, जो सरकार जो चला रही है, एक विप होता है. विप का मतलब वो होता है कि वो डायरेक्शन देता है आज कि हमें इस बिल में वोट देना है, हाँ में या ना में, जो भी. सो अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर उस विप की बात नहीं मानता है, सबको बोला गया है कि आपको इसमें वोट देना है, राइट, बट उस एक पर्टिकुलर मेंबर ने नहीं दिया तो उसने विप की बात नहीं मानी है, ठीक है, सो वो भी पार्टी के अगेंस्ट चला गया. So it lays down the process of disqualification. प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो भी हाउस है, स्टेट का हाउस है, स्टेट लेजिस्लेचर का हाउस है, तो वहाँ का प्रेसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, ऊपर का हाउस है तो वहाँ का, सेंटर का हाउस है तो वहाँ का प्रेसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर ये अथॉरिटी है कि वो डिस्क्वालीफाई करते हैं. ठीक है, ये हम कल भी पढ़ रहे थे ना कि फाइनल जो है अथॉरिटी किसकी है, हाँ, लोकसभा स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा. इसका गोल है, गोल और ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट legislators from defiance यानी एक तरीके से क्या डिफाइंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, यानी मना कर देना, जो उनको कहा गया है करने को उससे आपने डिफाई कर दिया है. तो उसके अलावा हम एक और वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, टू प्रिवेंट लेजिस्लेटर्स फ्रॉम चेंजिंग देयर एलिजेंस. एलिजेंस मतलब आपका ऑब्लिगेशन है किसी के प्रति. एलिजेंस का मतलब क्लियर है नहीं,
एलिजेंस नहीं, या ड्यूटी एलिजेंस बोलते हैं ना, जहाँ मैंने ये बोला ड्यूटी, किसी की ड्यूटी होती है, ठीक है। जैसे किसी का कोई जो मिनिस्टर होता है ना, जब वो ओथ लेता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जज को बोल लो, तो उनका एलिजेंस, ट्रू एलिजेंस किसके प्रति है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है, राइट। टू एलिजेंस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कोई लेजिस्लेटर है जो इलेक्ट होके आया है किसी पार्टी की टिकट लेके, तो उसका एलिजेंस किसके प्रति है? अपनी पार्टी के प्रति होगा ना। हाँ, सो वही है, इसका गोल क्या है? टू प्रिवेंट लेजिस्लेटर्स फ्रॉम टू प्रिवेंट लेजिस्लेटर फ्रॉम चेंजिंग देयर पॉलिटिकल एलिजेंस। नीचे विजिबल है, देखो जरा उसमें। एफिलिएशन वर्ड पता है? एफिलिएशन, चलो ठीक है, इसकी जगह एफिलिएशन कर दो। एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही शुरू किया है। सो ये इसका कुछ बेसिक सा इंट्रो है कि एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से इंट्रोड्यूस हुआ, इसको ऐड किया गया 10th शेड्यूल में। इसके बाद डिफेक्शन का मतलब क्या है? कॉन्शियस डिनायल टुवर्ड्स ड्यूटी और एलिजेंस, ठीक है। आप कॉन्शियसली डिनाई कर रहे हो, अब उसमें कुछ एल्योर होगा आपको, कुछ कुछ किसी किस्म का ल्योर दिया जा रहा है आपको, ओके। पैसे का हो सकता है, पोजीशन का हो सकता है, जो भी हो सकता है, आपको अपना फायदा दिख रहा है तभी आप पार्टी चेंज कर रहे हो। एंड इट गिव्स प्रोसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई, स्टेट का होगा, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा जो भी होंगे, वहाँ के प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं, उनके पास अथॉरिटी है टू डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालीफाई किस ग्राउंड्स पे? ग्राउंड्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट थ्रू सर्टेन जजमेंट्स के थ्रू उन्होंने 2-3 ग्राउंड्स निकाले हैं, उन्हीं आधार पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इस एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट लेजिस्लेटर्स फ्रॉम चेंजिंग देयर पॉलिटिकल अफिलिएशंस। 91st अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था ना, उसमें इसके रिगार्डिंग कुछ याद है? क्या लिखा था? 91st अमेंडमेंट एक्ट में ये है। नहीं नहीं, हाँ बोलो बोलो। एक और चीज़ है, नहीं बोलो, जितना पता है वो बोलो। ओके, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ ये ऐड की गई थी कि कभी कभी ये होता है कि पार्टी में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। जैसे पार्टी आई, उसके बाद वहां पे ऊपर फ्लोर पे पहुंचने के बाद कुछ मनमुटाव, कोई भी रीजन है, उसमें स्प्लिट हो गया पार्टी में। तो स्प्लिट की पोजीशन में अगर तब वो डिफेक्शन कर रहा है, कोई और पार्टी चेंज कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर मेंबर, ठीक है, तो उसको पहले उसमें प्रोटेक्शन थी, ठीक है। 91st अमेंडमेंट एक्ट से वो प्रोटेक्शन भी हटा ली गई है कि ठीक है, अगर स्प्लिट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आउटराइटली यू विल ज्वाइन सम अदर, ठीक है। सो इसको भी हम पढ़ते हैं आगे, लिख लो।
None? अब ये जो ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन है, ये स्पेसिफिकली ऐसे जब बना था तब वो मेंशन नहीं थे, बट सुप्रीम कोर्ट थ्रू मल्टीपल केसेस कुछ चीज़ें निकल के आई, ठीक है। पहला तो ये है वॉलंटरली गिविंग अप हिज मेंबरशिप। वॉलंटरली मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव के आप मेंबरशिप छोड़ रहे हो। अब यहाँ पे ना ये रेजिग्नेशन से, इसकी यहाँ पे ऐसा साउंड कर रहा है रेजिग्नेशन जैसा, बट दिस इज नॉट लाइक दैट। रेजिग्नेशन और वॉलंटरली गिविंग अप योर मेंबरशिप, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो कह सकते हैं कि इसका जो दायरा है ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ वॉलंटरी गिविंग ऑफ योर मेंबरशिप, इसमें ये हो सकता है कि आप स्वेच्छा से दे रहे हो, और इसका मतलब ये है कि अब उसमें ये जो इंटरप्रिटेशन निकाली गई उसमें ये कहा गया था कि इसका कॉनोटेशन ये भी हो सकता है कि आप अपनी जो है बेहतरी के लिए, बेहतरी यानी सेल्फिश कॉन्डक्ट, आपका सेल्फिश कॉन्डक्ट है उसके लिए आप ये मेंबरशिप छोड़ रहे हो, एंड यू आर ज्वाइनिंग सम अदर पार्टी फॉर बेटर पोजिशन और वट एवर मे बी द रीजन, ठीक है। सो यहाँ पे वॉलंटरी गिविंग अप का एक तो ये वाइडर कॉनोटेशन है इन अ सेंस कि वाइडर कॉनोटेशन देन रिजाइनिंग। और ये आप कैसे इसमें, जैसे ये ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन है ना, तो अगर आप किसी को इसमें डिस्क्वालीफाई कर रहे हो कि मेंबरशिप उसने गिविंग, मतलब ही गेव अप हिज मेंबरशिप, सो जब आप इसको कह रहे हो कि नहीं बिकॉज ही वॉलंटरली गेव अप हिज मेंबरशिप, दैट्स व्हाई वी आर डिस्क्वालीफाइंग हिम, तो इसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे? देखो इससे ये, इसको आप जस्टिफाई ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे रिजाइन करने के बाद वो मेंबर क्या कर रहा है, क्या रिजाइन करने के बाद वो आदमी घर बैठ गया जा करके, या रिजाइन करने के बाद तुरंत उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है। सो इसमें जो है उसका जो कॉन्डक्ट है, कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्डक्ट, कॉन्सिक्वेंट कॉनोटेशन मतलब कि एग्जैक्ट हिंदी वर्ड कैसे समझाऊं इसका, लाइक थोड़ा बहुत बड़ा मीनिंग मीनिंग समझ लो कॉनोटेशन। एक मिनट रुको, मतलब राइटफुली आप उसको कहाँ पे, नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं, फिर वो सही नहीं जाएगा। एक मिनट रुको, इफ आई कैन एक्सप्लेन इट इन सिंपल हिंदी। कॉनोटेशन, तो हिंदी में जब कन्वर्ट करते हैं तो और भी टफ हो जाता है। लक्ष्यार्थ, अर्थ, ठीक है, अर्थ इज इजी वर्ड, ठीक है। कॉनोटेशन, कॉनोटेशन मतलब ये होता है कि जैसे आप, मैं कुछ बोल रही हूँ ना, सो मैं आपसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक चीज़ हुई, एक इंसिडेंट हुआ, उसमें अगर आपको बोलना है कि बी मोर पोलाइट, ठीक है, मुझे किसी को कहना है कि बी मोर पोलाइट, ठीक है, यू आर न्यू हियर, थोड़ा पोलाइट रहो, थोड़ा हम्बल रहो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई एम सेइंग कि बी मोर सबमिसिव,
ठीक है। अब सबमिसिव इज डिफरेंट थिंग, राइट? सबमिसिव हैज नेगेटिव कोनोटेशन, ठीक है। मैं आपसे कह रही हूँ आप पोलाइट रहिए, आप हम्बल रहिए, तमीज से पेश आइए, ठीक है। उसके बजाय मुझे ये कहना चाहिए कि पोलाइट रहिए, और मैं कह रही हूँ आप सबमिसिव रहिए, यानी सबमिसिव रहिए मतलब मैं आपके ऊपर डोमिनेंट रहूँ इन अ वे, राइट? नाउ अंडरस्टूड कॉनोटेशन का वर्ड मतलब क्या हुआ, कि इसका जो अर्थ है, रिजाइनिंग का जो अर्थ है वॉलेंट्री, इसकी जो मीनिंग है इससे बड़ी है, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या हम बोल रहे थे? कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्डक्ट ऑफ दैट मेंबर, कि रिजाइन करने के बाद वो आदमी क्या कर रहा है, इससे भी हमें पता चलेगा कि उसका इरादा क्या था, ठीक है। आ कॉन्सिक्वेंशियल कंडक्ट ऑफ ऑफ मेंबर गिविंग अप हिज पोजीशन, गिविंग अप हिज मेंबरशिप। हाँ, नजर रखना नहीं, वो तो जब प्रेसाइडिंग ऑफिसर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन पर डिसाइड कर रहा होगा, वो तो ऑब्वियसली बाद में कर रहा होगा ना, तब तक आपकी जो करनी धरनी होगी वो हो चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बार किसको, जनता दल, यस, जनता दल के दो मेंबर्स को 2017 में राज्यसभा चेयरमैन ने डिस्क्वालीफाई किया, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉलंटरी गिविंग अप देयर मेंबरशिप, ठीक है, इसी ग्राउंड पे कि उन्होंने अपनी मेंबरशिप वॉलंटरी दे दी, ठीक है। रीजन ये था कि वो जो दो मेंबर्स थे वो पब्लिक फोरम में जाके अपनी ही पार्टी के खिलाफ स्पीच देते थे, ठीक है, और दूसरी पार्टीज की रैली को ज्वाइन करते थे, ठीक है। एंड देन उन्होंने ये दे दिया, और इसको दे दिया या उसके दौरान ही वो दूसरी पार्टी के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, दूसरी पार्टी की रैली को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इससे आपका कॉन्डक्ट दिख रहा है ना कि आप किधर जा रहे हो। सो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। ये 2017 का ही एग्जाम्पल है जनता दल पार्टी का। दूसरा ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है जो भी मैंने आपको बताया, कि विप कोई इंस्ट्रक्शन देता है और आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। पार्टी का जो लीडर है या पार्टी का एक विप होता है जिसका काम होता है इंस्ट्रक्शन देना बाकी पार्टी मेंबर्स को, और कोई अगर मेंबर उसकी बात नहीं मान रहा है, इंस्ट्रक्शन नहीं मान रहा है, तो वो वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। सो वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अनदर ग्राउंड। इसके आगे लिख लो, नॉट फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ पार्टी विप। विप इज WHIP। मैं लिख रही हूँ।
अलग से होगा वो, अलग से होगा। इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो अलग से मान जाएगा। हाँ। ओके, ये पीवाईक्यू का था। ओके, मेरे ख्याल से नहीं होगा। इसमें आंसर क्या दिया था? यस, क्योंकि जो स्पीकर होता है ना वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, तो उसका इम्पार्शियल होना ज़रूरी है। ठीक है, एनी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू बी इम्पार्शियल, और अगर वो मेंबर का हिस्सा बन जाएगा तो वो पार्शियल तो रहे इम्पार्शियल नहीं हो पाएगा ना वो। इसीलिए वो मेंबर का हिस्सा नहीं माना जाता। जैसे हमारे जो करंट स्पीकर हैं, वो अगर उनकी आप ओरिजिन देखोगे तो ही बिलोंग्स टू रूलिंग पार्टी। ठीक है, बट देन जब वो स्पीकर बनते हैं तो अभी वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं है। ठीक है, ही इज जस्ट स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एंड ही हैज़ टू बी वेरी नॉन बाई पार्टीशन, किसी भी तरीके से न्यूट्रल उनको रहना है हमेशा। इसमें कंफ्यूजन क्या हो रही है? जैसे राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज राज्यसभा चेयरमैन। तो जब वो प्रेसिडेंट है तो वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं है। अच्छा, ओके। नहीं 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 इंक्लूडेड होंगे, क्लियर नहीं इंक्लूडेड रहेंगे। हम्म। अब एक क्वेश्चन ये है कि अभी जो हमने इसके पहले बात की थी, दो इसके ये ग्राउंड हमने डिस्कस कर लिए, इसके पहले हमने बात की थी कि जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर अथॉरिटी है, उसके पास ये पावर है टू डिसक्वालीफाई। ठीक है, ऑन दीज ग्राउंड्स। ठीक है, ही कैन डिसक्वालीफाई। अब ये है कि जब प्रेसाइडिंग ऑफिसर एक बार डिसक्वालीफाई कर देता है, ये तो लिखा हुआ है कि ही इज फाइनल अथॉरिटी, लेकिन अगर एक बार डिसक्वालीफाई कर देता है और जो भी मेंबर जिसको डिसक्वालीफाई किया गया है, ही इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, तो क्या उसके पास चांस है कि वो अपील कर सके उस पे, या उसको जुडिशियल रिव्यू का वहाँ पे स्कोप है या नहीं? पहले, हाँ, हाँ है। पहले ये था कि नहीं, उसकी अथॉरिटी फाइनल है, बट देन through multiple cases and through years after independence, it is clear that every कोई भी डिसीजन हो, एवरी डिसीजन, चाहे वो कोर्ट का हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो, कोई भी लॉ हो, एवरीथिंग इज ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे ये भी ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर फाइनल डिसीजन नहीं देता, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही उसने फाइनल डिसीजन दे दिया, उसके बाद आप जुडिशियल रिव्यू के लिए कह सकते हैं। यस। जुडिशियल रिव्यू ऐसे डालना यहाँ पे, एंड देन अंडरलाइन एंड देन राइट डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर is subject to judicial review। एक और चीज़ साथ में देख लेते हैं, दो अमेंडमेंट एक्ट इससे इंपॉर्टेंट है। एक तो 52nd जिससे ये इंट्रोड्यूस किया गया था, दूसरा है 91st। 91st में कुछ और चीज़ें ऐड की गई थी।
क्या बिल्कुल साथ में ही लिखते जा रहे हो क्या? अच्छा, इस वाले पॉइंट में ये जो भी मैंने बताया कि इन केस पार्टी में स्प्लिट हो जाता है बाद में, तो उस सिचुएशन में जो पहले प्रोटेक्शन थी वो प्रोटेक्शन छीन ली गई। दूसरा क्या कहा गया कि जो भी डिफेक्टेड लेजिस्लेटर है वो फ्यूचर में किसी भी एग्जीक्यूटिव या मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, सो एंटी डिफेक्शन में मेन बातें हैं। ओके, जितना एंटी डिफेक्शन लॉ में जो जो मेन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। और इसके साथ अगर कुछ चीज़ें ऐड होती हैं तो वो यही ऐड होंगी, करंट अफेयर में कोई चीज़ आई कि भाई किसी को डिस्क्वालीफाई किया किसी और ग्राउंड पे, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया ग्राउंड उसमें इंटरप्रेट किया, ठीक है, मेन ग्राउंड तो वही है, इंस्ट्रक्शन का वायलेशन आप कर रहे हो या फिर मेंबरशिप, ठीक है। सो ये दोनों ग्राउंड्स है, इन दोनों ग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट का कोई नया इंटरप्रिटेशन आता है वो चीज़ ऐड होगी। फिलहाल के लिए टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके साथ एक और चीज़ है, वो जो थोड़ी सी जगह बची उसी में कंप्लीट हो जाएगा, वो ये है एक्सेप्शंस। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन है, एक बार उसको समझ लेते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया ना, स्प्लिट हो रही है पार्टी में, ठीक है। सो ऐसे कभी हो जाता है, कभी सिचुएशन आई कि पार्टी जो है इलेक्शन के बाद पार्टी के मेंबर्स में डिसाइड हुआ कि हम दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो जाते हैं, अलायंस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसमें एक्सेप्शन ये है, एक दो मेंबर अगर ये चाह रहा तब नहीं होगा, फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट पार्टी दे ऑल अग्री कि हमें मर्ज हो जाना चाहिए दूसरी पार्टी से, कितना, 2/3, ठीक है, एक सफिशिएंट अमाउंट है, ठीक है। ये एक तरीके से दिखा रहा है कि पार्टी के ज्यादा से ज्यादा लोगों का ये मानना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। दूसरा एक्सेप्शन है विच इज़ वेरी लॉजिकल वेरी प्रैक्टिकल, विच इज़ स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर, ये सब एक्सेप्शन है, ये एग्जेम्प्टेड है इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ये ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो भी होते हैं ये पहले किसी पार्टी के मेंबर होते हैं ना, एंड देन इस पोजीशन के लिए फिर वो उसको गिव अप करते हैं एंड देन थिंग्स हैपन। सो ये एक क्लैरिफिकेशन के लिए ये चीज़ लिखी हुई है। बाकी जो मर्जिंग वाला है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसमें ये लिख लो, अगर 2/3 ऑफ द members of that party they want to merge with, एक मिनट में लिखा देती हूँ, इसमें आर्टिकल है ना, आर्टिकल 102, एक मिनट, इज माई बुक, 110 है कि I forget. डायरेक्टली नहीं आता पर इनडायरेक्टली ये चीज़, हाँ 102 ही है, लेकिन वो है डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। मैं उसकी लैंग्वेज पढ़ के सुना देती हूँ। वो डायरेक्टली नहीं आएगा, डायरेक्टली वो 10th शेड्यूल में ही आएगा, बट इनडायरेक्टली वो थोड़ा सा ओरिजिनेट हो रहा है 102 से।
102 कहता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप. A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of parliament. ठीक है. Office of profit, unsound mind, insolvent, not a citizen of India, voluntary giving of the citizenship. ठीक है. Disqualified और फिर आखिरी है if he is so disqualified by or under any law made by parliament. ठीक है. तो जो लास्ट वाला है यहीं से ये लॉ आता है. ठीक है. क्या? उनके ऊपर नहीं लगा था क्योंकि वो सरकार ही गिर गई थी. याद है? तो वही मैं बता रही हूँ ना, वो सरकार ही गिर गई थी. केवल उन्होंने नहीं डिफेक्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने किया था, बट ये था कि उनका जो होल्ड था वो थोड़ा ज़्यादा था. एंड देन ही जॉइंड, हाँ, फॉर बेटर पोजीशन. ठीक है. सो जब क्योंकि इतने सारे लोगों ने, तो जब इतने सारे लोगों ने एक साथ किया था तो वो पार्टी पहले ही गिर गई. ठीक है. सरकार गिर गई. एंड देन उसके बाद ही ज्वाइन, एंड देन व्हेन ही ज्वाइंड दे फॉर्म्ड न्यू गवर्नमेंट. कौन करेगा? कौन करेगा? तो कोर्ट में किसी को पिटिशन डालना पड़ेगा ना. कौन डालेगा? एक्सेप्शन. सबसे पहला एक्सेप्शन तो ये है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ऑफ लोकसभा. स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा LS, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर एग्जेम्प्टेड. एग्जेम्प्टेड यानी कि दे आर आउट ऑफ दिस दीज क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन गेम. exempted from disqualification. This law allows a party to merge with another party if two-thirds of the legislators, if at least two-thirds of the legislators are in favor of the merger. मर्ज का मतलब पता है ना? चलो, वी आर डन विद एंटी डिफेक्शन. अब आरपीए एक्ट में दो एक्ट हैं. एक आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950,
रिप्रेजेंटेशन, ये लिख लिया पूरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। दोनों एक्ट में डिफरेंस क्या है? जो पहला है, ऐसे सीक्वेंस में याद करना, जो 1950 है वो बेसिकली डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आर्टिकल 82 में, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वापस से उनका रीऑर्गेनाइज किया जाता है इन अ वे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी समय के साथ एरिया में कुछ बदलाव आता है, पॉपुलेशन में कुछ बदलाव आता है, तो उसको रीअरेंज किया जाता है। ठीक है, उसके लिए कमीशन बनाई जाती है, डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो नए बदलाव आए हैं उनको अपडेट करती है। ठीक है, सो उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो भी अपडेशन करना हो उसका काम। इलेक्टोरल रोल तैयार करना है, कौन से लोग एलिजिबल हैं, है ना, कुछ लोग नए नए 18 साल के बने होंगे। ठीक है, उन सब के कुछ नए लोग ऐड हुए होंगे उस जगह पे, माइग्रेशन करके आए होंगे, है ना। सो वो सारी चीज़ें तैयार करना, इलेक्टोरल रोल तैयार करना। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये 50 में है। देन 51 में है जब इलेक्शन के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर की जो ड्यूटी है, ठीक है, इलेक्शन के बाद अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई गई तो उसमें उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें 51 में लिखी हुई हैं, और इसी से सवाल भी आया था यूपीएससी में इस साल, है ना। हाँ, फिर उसमें ये सवाल था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो किस ग्राउंड पे हो रहा था, तो उसका पूरा प्रोसीजर उन्होंने पूछा था, मेंस का सवाल था वो। कॉन्स्टिट्यूएंसी, यू आर सेइंग कि कोई जो कैंडिडेट है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का है कि उसके अलावा अलग से दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, दे ही रहे हैं, हमारे पीएम खुद ही हैं। क्या? नहीं नहीं, नहीं, एक से दे सकते हैं आप, दो से ऐसा रुको एक सेकंड में बताती हूँ कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्या है उसमें थोड़ा सा। हाँ, हम्म, कोई एक जगह से देते हैं, दो में से कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब डोमिसाइल का फर्क नहीं पड़ता। जैसे जो हमारे मनमोहन सिंह थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सो उन्होंने आसाम से किया था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री जी हैं, कहाँ से करते हैं? सच में नहीं पता? बनारस से। ठीक है, तो ये चीज़ है, उसकी शक्ल देखो। हाँ। हम्म, देखो आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल भी करेंगे पहले एक बारी। सो जो ईसीआई का जो रोल हम पढ़ रहे थे 324 में, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, सो ये जो तीन वर्ड हैं ये दो एक्ट में डिटेल्ड में दिए गए हैं। ठीक है, कि ये वहाँ पे तो बस आपको एक तरीके से वो जो भी मैं बता रही थी ना, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो ये दोनों एक्ट का ओरिजिन यहीं से हो रहा है। सो ये तीनों जो वर्ड हैं एसडीसी, इसका डिटेल प्रोविजन दिया हुआ है आरपीए एक्ट 1950 एंड 1951 में। ओके, सबसे पहले तो यूनिवर्सल सफराज है, जिसका मतलब क्या? सबने एक साथ बोल दिया, समझ नहीं आया किसने क्या बोला। हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, irrespective of your gender, your caste, your religion, your community, your anything, जहाँ के भी हो आप, so that is universal suffrage। आ यूनिवर्सल सफराज, और ये आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 325 से यूनिवर्सल सफराज जो है वहाँ पे मेंशन है। ओके, देखो आरपीए एक्ट 1950 करता क्या क्या है? मॉस्किटोस, मच्छर बहुत काट रहे हैं यहाँ पे।
आरपी के साथ ये है कि यूपीएससी में दे आस्क डिटेल्ड क्वेश्चंस, और स्टेट वाले में दे मे और मे नॉट आस्क क्वेश्चन, इवन इफ दे आस्क क्वेश्चन दैट विल बी वेरी सुपरफिशियल कि हाँ। हाँ, टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हाँ। हम्म। हाँ हाँ। अच्छा, अन अकेडमी से। हम्म। हाँ, वो लॉयर भी है वो भी। हम्म। तो पूरा नहीं किया गया उसको फिर? पूरा? अच्छा। पार्लियामेंट नहीं पढ़ा? देखो, पार्लियामेंट में कुछ चीज़ें तो हमने कवर कर ली, बस कुछ उनका जैसे है ना, कमिटीज़ हैं उसमें, परमानेंट है, एडॉक है, ये सारी चीज़ें। और पार्लियामेंट के कुछ रूल्स और प्रोसीजर का जो कुछ हिस्सा है, 0 आवर क्वेश्चन आवर, उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे छोटी मोटी जो उसकी फंक्शनरीज हैं, वो हमें देखनी है। ठीक है, पार्लियामेंट की बेसिक काफ़ी चीज़ें इधर उधर टॉपिक में वो कवर हो गई हैं, है ना। एक साथ तो हमने नहीं किया है, बट इधर उधर टॉपिक में कुछ कुछ ऐड हो गया है वो। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अब इसका काम क्या क्या है? पहला काम तो ये करता है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। दूसरा, जब डिलिमिटेशन हो गई है तो इसके बाद एलोकेशन ऑफ सीट्स होगी। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, तो ये चार मोटे मोटे काम किए जाते हैं। तो सबसे पहला, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये आर्टिकल 82 के तहत ये बनाई जाती है। ठीक है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब जैसे कुछ जगह लोकसभा में रिजर्व सीट्स होती हैं, SC STs की।
ठीक है। सो उनके लिए उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको डिमार्केट करना है ना, ये भी उसमें आ जाता है इनके काम में। ओके, और करंट जो डिलिमिटेशन कमीशन बना था वो अभी 2001 के सेंसस पे बना था, मतलब उसके बाद हमारे पास 2011 का सेंसस भी है, बट 2001 के सेंसस पे ही अभी हम चल रहे हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे डिलिमिटेशन के आगे ना आर्टिकल 82 लिख लो, ये इसके अंदर ये बनता है। और 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट किया गया था कि 2026 में जब सेंसस होगा उसके बाद ही हम नया जो है डिलिमिटेशन करेंगे अपडेटेड। ठीक है, सो 2026 का वेट करते हैं, तब तक हमारी पॉपुलेशन नहीं किया, इसलिए देखो इसमें पीछे ना वजह क्या है, थोड़ी एक दो वजह तो ये है कि जब हमारे यहाँ 70s के टाइम पे पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर चल रहे थे ना शुरुआत में, तो जब वो शुरू हुआ था, ये मेरे ख्याल से आप 11th की किताब में पढ़ोगे, 11th या पता नहीं इकोनॉमिक्स किताब किसी किताब में है एनसीईआरटी में ये। तो जब ये शुरू हुआ पॉपुलेशन कंट्रोल, तो जो साउथ के स्टेट्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, आज की डेट में भी हम देखते हैं। ठीक है, उनका जो है TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, दैट इज़ 1.8। ठीक है, और हमारे नॉर्थ के स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में MP UP बिहार में क्या होता है 2.4 2.6 2.7 है। ठीक है, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। ओके, हमारे यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ। तो एक तरीके से क्या है कि अगर इस चीज़ को डिलिमिट कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूंसीज को चेंज कर दिया जाएगा, तो अब की डेट में तो क्या होगा कि वहाँ साउथ की सीट्स और कम हो जाएंगी, है ना, गेटिंग इट ना, उनकी सीट्स और कम हो जाएंगी और इधर की बढ़ जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब इसका एक आउटकम क्या निकल रहा है, नहीं पावर तो है, हाँ नहीं, और इसके अलावा क्या होगा, जो साउथ के स्टेट्स हैं, हाँ प्रेफरेंस मिलेगी। बट आप एक चीज ये भी तो नोटिस करो कि जब सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल में काम कर रही थी, तो जिन स्टेट्स में उसको फॉलो किया उनको क्या अब आप सजा दोगे उनकी सीट कम करके, है ना। सो एक तरीके से ये डीमोरलाइज करना हुआ, है ना। सो अब उससे फिर वो होती है कि यूनिटी में भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, है ना, कि एक तो हम आपकी पॉलिसीज को फॉलो करें, हम कहना माने, अपनी सब कुछ सुधारें, ऊपर से तुम हमारी सीट कम कर लो। सो ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से। और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है, जो रोल ऑफ कास्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे ना पॉलिटिक्स में कास्ट और कम्युनिटी और रिलीजन का रोल सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डिपेंड इसी पे करता है। ठीक है, इसीलिए जैसे इलेक्शन होता है, कितना भी हम कर लें रिजर्वेशन, कितना भी इक्वालिटी का गाना गा लें, है ना, कुछ भी कर लें, लेकिन जब इलेक्शन आता है, वो कौन सी लाइन थी जब ये यूपी का इलेक्शन चल रहा था, का जात हो, कौन जात हो, हाँ ऐसा कुछ करके चल रहा था एक, कि कौन जात हो। तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि कौन सी पार्टी आएगी। एक पार्टी का भी एक तरीके का वो होता है ना, एफिलिएशन होता है कि कौन सी पार्टी इस कम्युनिटी की तरफ है, कौन सी पार्टी उस तरफ। तो ये हमारे देश में ये चीज़ बहुत ज़्यादा, और उसी का ये रेपरकशन है कि अभी भी हम जो है, हाँ तो जब काफ़ी चांसेस हैं कि डिले हो, लेकिन बट देखते हैं क्या होता है। अगर चीज़ें अपडेट होंगी तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, पता चलेगा क्या है। डीलिमिटेशन का एग्जैक्ट मीनिंग है कि बेसिकली जो बाउंड्री है उसमें चेंजेस लाना है, आप ऐसे इसको समझ लो कि डीलिमिटेशन है ना, जो बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो बाउंड्रीज पहले थी उसमें अब चेंजेस आएंगे। ओके, सो अब डीलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज, इसका जो प्रोसीजर क्या है, इसका जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, आफ्टर कंसल्टिंग विद ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करने के बाद ही प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं, फाइनल ऑर्डर। एज यूजुअल कोई भी एग्जीक्यूटिव काम होता है उसमें फाइनल ऑर्डर प्रेसिडेंट साहब का होता है। ठीक है, अभी जैसे बताया था लोकसभा में रिजर्वेशन है शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का। ठीक है, और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा जैसी जगहों में शेड्यूल ट्राइब की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो उसमें ECI को पावर है उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को चेंज करना, उनको डिमार्केट करना, ठीक है, उनको लिमिट करना।
आर्टिकल 82 में तो ये लिखा हुआ है कि डीलिमिटेशन एक्ट या डीलिमिटेशन कमीशन जो है हर 10 साल पे बनाया जाएगा, क्योंकि रूल क्या है, 1881 से चला आ रहा है, सेंसस हर 10 साल में होगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल ये हुआ है कि 2011 के बाद जो है, और हुआ भी है, तो हम अभी तो पीछे ही चल रहे हैं। एलोकेशन ऑफ सीट्स में ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, ये चीज़ भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस की थी, कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जाती है कि प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन टू सीट्स पूरे देश भर में बराबर रहे, है ना, कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हम सीट्स देते हैं, ठीक है, ओके। वैसे ही और किस में हो गया, एलोकेशन ऑफ सीट्स, इलेक्टोरल रोल्स। अब इलेक्टोरल रोल्स जो प्रिपेयर किया जाता है, अब इसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन वो होते हैं कि जो आर्म फोर्सेस वाले होते हैं, है ना, उनका इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना। अब तो उन्होंने ये कर दिया ना कि क्या नाम है, प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग वो होती है कि अगर कोई बाहर है, इस देश से बाहर है, और उसको वोट करना है, तो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड एक वो निकलता है, कोई चिट निकलती है, फिर वो उसमें अपना वोट दे करके एंड देन दे सेंड इट बैक, ऐसे उसको बोलते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। और यहाँ पे कोई एक इंसान होगा जो उनके नाम पे, जो उन्होंने बताया है कि इसको वोट देना है, वो इंसान उनके नाम पे वोट देगा। सो ये सारी सुविधाएं भी। हम्म। अभी एक नई बात ये चल रही है कि जैसे लिखा जाता ना, वाइफ ऑफ दिस दैट, है ना, कि इनकी वाइफ है, ये इनकी जगह पे वोट कर रहे हैं या जैसा भी, अब उसको जेंडर न्यूट्रल बनाने की बात की जा रही है, बिकॉज नाउ होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्राइम एनी मोर। सो वाइफ की जगह स्पाउस कर दो, सो स्पाउस इज जेंडर न्यूट्रल, है ना, समझ गए। वो ऐसा ब्लैंक चेहरा बनाती कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाइनीज बोल रही हूँ क्या। स्पाउस मीन्स होता है पार्टनर, ठीक है, इट इज जेंडर। नहीं 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 नहीं, स्पाउस मतलब लीगल पार्टनर, नॉट जस्ट एनी पार्टनर, लीगल पार्टनर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्यूचर में गे मैरिजेस आर लीगल, ठीक है, सो अब गे मैरिजेस में क्या है, दोनों सेम जेंडर के हैं, सो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ वो जो अपने आप को कंसिडर करें करें, बट इफ बोथ आर मेल तो उनको ये बोला जाएगा दे आर स्पाउसेस, स्पाउस ऑफ ईच अदर, ठीक है। SPOUSE। इलेक्टोरल रोल तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ERO, यहाँ पे लिख दो ERO, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। दो चार ऑफिसर्स होते हैं, फिर एक होता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ERO। ये इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी का। एक होते हैं चीफ, सबसे बड़े तो यही होते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके इनको अपॉइंट किया जाता है, एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर होंगे, उनको चूज किया जाता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया जाता है, ठीक है। फिर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, उसके बाद सबसे नीचे रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जो कि एक DM होता है, यूजुअली हर डिस्ट्रिक्ट का DM होता है। रिटर्निंग ऑफिसर वो होता है कि जैसे इसका नाम है रिटर्निंग ऑफिसर, ये बेसिकली अगर इसको ओरिजिनल देखा जाए तो जो भी DM होते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाते हैं। इन अ वे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है, जो फिलहाल रिटर्निंग ऑफिसर बना हुआ है, वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, ठीक है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवाए, एंड इलेक्शन के बाद ही इज रिटर्निंग हिज डिस्ट्रिक्ट पीपल अ इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, उसको रिटर्निंग बोल रहे हैं, मतलब वो आपको इलेक्शन कराने के बाद आपको रिटर्न करेगा एक इलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, समझ गए, बस यही है, इतना ही आसान है ये, ओके। सो RO हो गए रिटर्निंग ऑफिसर। क्या क्या, इलेक्शन ऑब्जर्वर। इलेक्शन ऑब्जर्वर मेरे के इसीलिए बनाते होंगे ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑब्जर्व करे या चेक करे। हाँ, ऑफिसर्स को बनाते हैं ना इलेक्शन ऑब्जर्वर। हम्म।
एक और फैक्ट लिख लो, 2010 में वोटिंग राइट्स जो है हमारे जो इंडियंस हैं जो बाहर रह रहे हैं, अब्रॉड में रह रहे हैं, उनको भी एक्सटेंड कर दी गई थी 2010 में। आरपीए 1951 इज लंबा, वेरी लंबा। इट हैज डिटेल्ड प्रोविजंस। सो 50 तो छोटा सा है, 50 में बस यही यही चीज़ें हैं जो ऑफिसर्स हैं। यहाँ आगे लिख लो, ERO, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, CEO, देन रिटर्निंग ऑफिसर, RO, ये सारे सब इनके प्रोविजंस इसमें लिखे हुए हैं। 1951 में डिटेल प्रोविजन है एज टू एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम पढ़ते हैं, है ना। सो वो सब क्या है, इलेक्शन होते वक्त जब इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है, जब एक डेट आती है जब कैंपेनिंग बंद हो जाती है ना, फिर उसके बाद आपका कंडक्ट क्या होना चाहिए कैंडिडेट्स का। ठीक है, वो जो हम आए दिन किस्से सुनते रहते हैं इलेक्शन के दौरान कि 500 रुपए का नोट और एक बॉटल थमा दी कि इस यहाँ वोट कर देना, है ना। सो वो सारी चीज़ें जो है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सो हम्म सो उस जगह पे क्या होना चाहिए, और अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो क्या सजा होगी, ठीक है, क्या एक्शंस लिए जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उनको सिंबल अलॉट करना है ना, सब अपना सिंबल ले लेते हैं, मोर, झाड़ू, चप्पल, जो भी है। ठीक है, सो हाँ, 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 तो उस अलॉटमेंट का भी प्रोसीजर है। अलॉटमेंट ऐसे तो हो नहीं जाता, ठीक है। या फिर उस पार्टी का, उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस है, स्टेट पार्टी का स्टेटस है, उसके पीछे जो क्राइटेरिया है वो सब इस एक्ट में दिया हुआ है। ओके, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द हाउसेज, ठीक है। करप्ट प्रैक्टिसेस या ऑफेंसेस जो भी हो रहे हैं, या फिर इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट्स और डिस्प्यूट्स निकल के आ रहे हैं, उसका रिजॉल्व का क्या प्रोसीजर होगा। हम्म अब इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं कि आप अगर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो आपके क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। हम्म सब बाद में। उस टाइम डिपेंड कर रहा है कि क्या ऑफेंस क्या है। उसके उसके बाद होगा वो, मतलब जब इलेक्शन प्रोसेस हो जाता है उसके बाद, जैसे इसमें अभी हम पढ़ रहे थे ना कि जो भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसका क्या कैसे निवारण होगा, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये क्या क्या बताता है, ये बात करता है एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस से।
लिख लिया? फिर मैं इतना लिखती क्यों? मैंने अभी अभी लिखना बंद किया, अब मैं इसको इरेज करूं फिर से? तो चलो, ओके, डन। अब इसमें क्या है, ये तो इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया है वो है। अब आपको अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहले तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप खड़े हो रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप वोट देने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है, एमएलए एमपी आप बनना चाह रहे हैं, एमएलए एमपी के लिए आप खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। पंचायत के लिए खड़े हो रहे हैं तो, हाँ, आप कितने साल पंचायत के लिए? 21। आप 21? नो, 18। कब? तू स्टॉप, स्टॉप, हाँ। कब? कब करना मतलब रोकना, ठीक है। आ, हाँ, क्या कह रही थी? 21 साल पंचायत के लिए, 25 वर्ष एमएलए एमपी लोकसभा के लिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन वोट देने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। तीसरी चीज ये है कि अगर कोई सीट है जो कि रिजर्व्ड है एससी एसटीज के लिए, तो आप उसी कम्युनिटी के होने चाहिए, ठीक है। आ प्रेसिडेंट की 35, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट 35 35 वर्ष, ओके, ठीक है। अच्छा, ये चीज लिख लो, क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ये किसके अंडर दिया हुआ है? आरपीए एक्ट 1951, संविधान के अंदर नहीं, आरपीए एक्ट 1951। संविधान के अंदर एज क्वालिफिकेशन तो लिखा हुआ है, लेकिन जो डिटेल प्रोविजन है वो आरपीए एक्ट 1951, ठीक है। क्वालिफिकेशन पहला ये है, पर्सन मस्ट बी एन इलेक्टर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। A person must be an elector in the constituency. कॉन्स्टिट्युएंसी में वोट करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। एंड इफ अ पर्सन, नॉट इफ, द पर्सन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एससी और एसटी, द पर्सन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एससी और एसटी इन एनी स्टेट यूटी, if he or she wants to contest a seat reserved for them. Contest from seats reserved for them. Mm-hmm. Minimum age for becoming MLA/MPs लोकसभा इज 25 वर्ष। अच्छा, राज्यसभा की क्या है? ये अपना अलग ही बनाती है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। हाँ, क्या? कितना? अनमोल, तुम लोग तुम लोग का होमवर्क कुछ सर्च करो जरा, फोन है ना? सर्च करो, चलो तीनों लोग सर्च करो। हम्म 32, 35 समथिंग, 38, 28। द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग एन एमएलए एमपीज ब्रैकेट में लोकसभा इज 25 years,
और पंचायत म्यूनसिपैलिटी लेवल 21 ईयर्स। वहीं साइड में लिख लो राज्यसभा का 30 ईयर्स, प्रेसिडेंट का 35 साल, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। व्हाट? पानी देना। बहुत ठंडा है। इसको हम आज पूरा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह बड़ा है, कुछ इसका कल होगा। नहीं, उसका ठंड से लेना देना नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि पूरा कंप्लीट। आर्टिकल, अब नीचे लिखो राइट टू वोट किस पे गिवन है, आर्टिकल 326। ये याद रखना, जो यूनिवर्सल सफरेज है वो 325 में लिखा हुआ है ना, यूनिवर्सल सफराज 325 और राइट टू वोट 326 से आता है, ठीक है। 326 आर्टिकल 326, ठीक है। बट ये लिखा किस में है, राइट टू वोट 326 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में स्पेसिफिकली नहीं लिखा है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में कभी भी गुमराह किया जा सकता है। तो 326 में एग्जैक्टली ये नहीं लिखा गया है कि जैसे फंडामेंटल राइट्स में क्या लिखा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसे लिखा होता है ना, ऐसे 326 में ये नहीं लिखा कि राइट टू वोट, उसमें ऐसे लिखा हुआ है द लैंग्वेज इज कि सो ये सवाल क्या आता है वो मैं बताती हूँ। सवाल ऐसे आएगा कि उसने पूछा कि राइट टू वोट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 326, रॉन्ग, ठीक है। राइट टू वोट इज गिवन अंडर आरपीए एक्ट 1951, राइट टू वोट इसमें दिया गया है। 326 में क्या लिखा है, 326 का देखो, elections to the house of people and to legislative assemblies of states to be on the basis of adult suffrage, ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। अब इसमें क्या है, जो उम्र है ना 18 साल वो इसमें मेंशन है, काफी बड़ा सा है, द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफराज, दैट इज टू से एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज नॉट लेस देन 18 years of age on such date as may be fixed in that behalf by or blah 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 is eligible to vote, ठीक है। सो इसमें चीजें डिटेल्ड में लिखी हुई हैं। द वर्ड राइट टू वोट इज नॉट गिवन अंडर आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, ये प्रॉपरली जो मेंशन है राइट टू वोट आरपी एक्ट 1951 में मेंशन है। वोट की गारंटी देता है 326, लेकिन उस चीज को स्पेसिफिकली राइट टू वोट के रूप में मेंशन नहीं करता। हाँ, पर इसमें कंफ्यूज मत होना, ध्यान ये चीज रखना, ठीक है, कि 326 में लिखा कैसे है। 326 में ये लिखा है कि जो उम्र है ना, अच्छा 18 ईयर्स किस में हुआ था, कौन से अमेंडमेंट एक्ट? हाँ, तो जो 61st अमेंडमेंट एक्ट से 18 ईयर्स जो चेंज आया ना, सो वो आपने वहां पे 326 में उसको चेंज कर दिया, पहले 21 था 18 कर दिया, कल को अगर आपको उसको वापस 21 करना हो तो वहीं पे चेंज करके कर देंगे, ठीक है। बट आरपीए एक्ट 1951 आपको अधिकार देता है वोटिंग का। वन कॉन्स्टिट्युएंसी वन वोट, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। हम लोग 4 कॉन्स्टिट्युएंसी में जाके वोट नहीं कर सकते।
और अगर कोई इंसान इम्प्रिजनमेंट है यानी कि उसको सज़ा दी गई है और जेल में कैद है, सज़ा अपनी काट रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं है वोट करने के लिए। बट हाँ, कोई अगर किसी को मतलब कस्टडी में लिया गया है, हाँ प्रिवेंटिव कस्टडी, तो इन दैट केस ही इज़ एलिजिबल टू वोट, बट उसमें कोई भी कॉन्विक्ट या अंडर ट्रायल नहीं आएगा। और ये भी है कि जो बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं वो कुछ ना कुछ सज़ा काट रहे होते हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे होते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस एक बात ये लिखी हुई है कि अगर 2 साल से कम का उनकी जो है उनकी जो सज़ा है 2 साल से कम की है, तो फिर वो कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, और अगर ज़्यादा है तो नहीं कर सकते हैं। नोटा ऑप्शन नहीं, क्रिमिनल केस में डिपेंड करता है ना। अगर बहुत छोटा मोटा है कि ये 6 महीने की सज़ा है, किसी में होती, किसी में 1 साल की सज़ा होती, तो दैट इज़ फाइन। बट अगर कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें आपको सज़ा दे दी गई है, आप कॉन्विक्ट हैं, 2 साल उसमें सज़ा आपकी 2 साल से ऊपर की है, तो फिर आप नहीं कंटेस्ट कर सकते इलेक्शन, ठीक है। नोटा ऑप्शन नॉट नन ऑफ द अबव 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया है, बट वो काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। वो बेसिकली जनता का मैंडेट बताता है कि जनता किसी को भी इस लायक नहीं समझती कि वो नेता बने हमारा, ठीक है। सो वो मैंडेट बताता है, बट वो काउंट नहीं किया जाता। वीवीपैट लिख लो कैपिटल्स में, वीवीपैट, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये 2013 से शुरू हुआ था। वीवीपैट कैपिटल्स में लिखना, VVPAT, वीवीपैट, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल ट्रेल, वेरिफिएबल पेपर, वेरिफिएबल, VERIFIABLE, VERIFIABLE, पेपर ऑडिट ट्रेल, TRAIL। ये बेसिकली एक अटैच सिस्टम है जो ईवीएम्स होते हैं उनके साथ होता है। तो कागज़ में जो भी आप वोट करते हैं ना, तो वो कागज़ में भी एक चिट आती है आपको, स्क्रीन पे वो दिख जाती है। तो से आया है ये 2013 से, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ये हिस्सा है। किसी पार्टी को नेशनल पार्टी करार देना, स्टेट पार्टी करार देना है, ये भी काम ECI का है। और इसका जो क्राइटेरिया है ये भी इसमें प्रोवाइडेड है। स्टेट में क्राइटेरिया तो नहीं पूछते, यूपीएससी में क्राइटेरिया पहले पूछ लिया करते थे कि कितने असेंबली इलेक्शन जीते हुए होने चाहिए, सो ऐसा कुछ उसका, हाँ अब नहीं आता उसमें। अब इसके बाद जो चीज़ें हैं ना वो हम कल करते हैं। काउंटिंग ऑफ वोट्स, करप्ट प्रैक्टिसेस में क्या क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन किस ग्राउंड में होगा, ठीक है। हम्म, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल कंटिन्यू टुमारो।